गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए, सब क्लियर है? गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी में। फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन था, कुछ टर्म्स थे, उन टर्म्स को हम लोगों ने याद किया था, उसका मीनिंग्स क्लियर किए थे। सेकेंड टॉपिक जो हमारा था वो सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब थर्ड टॉपिक पर एंटर हो चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी में, जिसका नाम है जी इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। ठीक ना, इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, और लगभग हम में से हर किसी की बॉडी में ये सिम्टम्स भी देखने को मिला होगा। इन्फ्लामेशन एक कॉमन वर्ड है, कॉमन प्रोसेस है, कॉमन फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, जो ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स ने इसको कभी ना कभी फील किया होगा, और हम इसको पढ़ते भी हैं अच्छे से। अब जब भी इन्फ्लामेशन का नाम आता है आपके सामने, तो एक कॉमन वर्ड आपके सामने आता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्वेलिंग। कि सर जब इन्फ्लामेशन होता है तो एक्चुअली में क्या होता है? सर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग कैसे होती है, क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, ये आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में सर इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया है? तो सर इस टॉपिक का नाम रखा गया इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। यानी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उससे के बाद रिपेयरिंग का काम कैसे होता है, और रिपेयर कब होगा जी? तो ऑब्वियस सी बात है सर, रिपेयर तो तब होगा जब सेल के अंदर में इंजरी होगी। ऑब्वियस सी बात है सर, इंजरी होगा तब तो रिपेयर करोगे ना। अगर इंजरी ही नहीं होगी तो रिपेयर किसका करोगे? क्लियर है ना? यानी यहां पर फिर से आपको वापस से इंजरी वाला कंसेप्ट पे आना पड़ेगा। लेकिन इंजरी में आपको यहां पर ये नहीं पढ़ना है कि सर रिवर्सिबल इंजरी है या इरिवर्सिबल इंजरी है, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, क्योंकि अपन वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अडेप्टेशन पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इतना तो हमें बस क्लियर है कि सर इन्फ्लामेशन के बाद जो रिपेयर होगा वो इंजरी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, इंजरी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। और उसके बाद ही ये हमारा जो इन्फ्लामेशन है सर, यानी वो इन्फ्लामेशन भी हमारी कहीं ना कहीं इंजरी से क्या होगा, रिलेटेड होगा। यानी वापस से सर हमें कहां पर आना होगा? तो सर वापस से हमें इंजरी वाले पॉइंट पर एंटर करना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्लियर किया था। चैप्टर नंबर 2 में जो हम लोगों ने क्लियर किया था, वापस से उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा, यानी वापस से इंजरी पे आना पड़ेगा। लेकिन इंजरी इस बार अलग तरीके से पढ़ेंगे, इन्फ्लामेशन इस बार अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो आपका इन्फ्लामेशन है जो फार्माकोलॉजी में आपको बहुत हेल्प करता है। NSAID नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, NSAID पढ़े होंगे ना? क्या कह रहा जी? रिस्पॉन्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द सेल टू एन इंजीरियस स्टिमुलस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। सिंपल सा डेफिनेशन कह रहा है कि सर अगर कहीं पर इंजरी हुई है, अगर कहीं पर इंजरी हुई है, तो उस जगह पर आपका जो नॉर्मल सेल है या जो ब्लड वेसल्स है, वो सर क्या करता है? रिस्पॉन्स वहां पर जनरेट करता है। किसके फॉर्म में? इन्फ्लामेशन के फॉर्म में। यानी अगर हमारे सेल के अंदर में इंजरी होती है या हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी होती है, तो सर जो हमारा सेल होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो बेसिकली सर क्या करते हैं? तो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं एक रेस्पॉन्ड के फॉर्म में, जिसको हम आम भाषा में स्वेलिंग के नाम से भी जानते हैं कि सर स्वेल हो गया, स्वेलिंग हो गया। क्लियर? ज्योति एक बार आप फिर से रीचेक कर लीजिए, रीज्वाइन हो जाइए, है ना? एक बार रीज्वाइन हो जाइए तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? एक बार रीज्वाइन हो जाइए, केवल आप ही का ये डाउट मतलब प्रॉब्लम है, और सभी को बिल्कुल क्लियर है, तो एक बार कर लीजिए, है ना? अब इसको ना अपन थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। सर ये तो डेफिनेशन हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि सर अपनी बॉडी जो है, जब उनमें क्या होती है, इंजरी होती है, तब वो रिस्पॉन्ड के फॉर्म में इन्फ्लामेशन क्या करते हैं? कॉज करते हैं।
अब वो रिस्पॉन्ड डेवलप कैसे होता है, फिजियोलॉजी पे आते हैं कि सर वो रिस्पॉन्ड एक्चुअली डेवलप कैसे होता है। तो सुनिए, अगर मैं बात करूं कि सर इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन को स्टूडेंट हम दो अप्रोच में यहां पर पढ़ने वाले हैं। समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, जब मैं आपसे डाउट पूछने कहूंगा तब डाउट पूछिएगा, अभी फिलहाल यहां पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन की अगर बात की जाए तो इन्फ्लामेशन को हम दो अप्रोच में पढ़ने वाले हैं। या तो इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्ड जो है वो कौन सेंड करेगा जी, सर सेल सेंड करेगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर इंजरी होती है अगर हमारी बॉडी में, तो रिस्पॉन्ड के फॉर्म में इन्फ्लामेशन आता है, किसके थ्रू, सेल के थ्रू। और या तो किसके थ्रू आता है, तो सर ब्लड वेसल्स के थ्रू। यानी दो केस हम पढ़ने वाले हैं। हम दो केस पढ़ने वाले हैं कि सर सेल कैसे इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं कि सर ब्लड वेसल्स अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन कैसे कॉज करता है। ये दो अलग अलग केसेस उठाएंगे। और फर्स्ट केस पे हम एंटर कर जाते हैं कि सर अपनी बॉडी में सेल जो है वो सर कैसे इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए जाना जाता है। तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, तो सर एक पॉइंट आपको समझना होगा स्टूडेंट सेल से रिलेटेड, कि सपोज दैट हमने एक छोटा सा पॉइंट समझा कि सर सेल मतलब क्या। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि सर ये हमारा एक टिश्यू है, सपोज दैट कि हमारा टिश्यू है सर। मैंने ये बोला कि सर ये हमारा एक ऑर्गन है, सपोज दैट सर ये हमारा एक ऑर्गन है। क्या है जी, तो सर एक ऑर्गन है। इनकेस मानकर चलिए कि सर इस ऑर्गन में क्या हुई, इंजरी हुई। इनमें क्या हुआ सर, इंजरी हुआ। या मान लीजिए कि सर इस टिश्यू में क्या हुआ, तो सर इस टिश्यू में इंजरी हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टिश्यू में इंजरी हुआ है तो सर टिश्यू बना क्या चीज का है, तो सर ग्रुप ऑफ सेल का। इट मींस अगर इंजरी टिश्यू में हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि सर इंजरी कहां पर हुआ है, तो सर सेल में हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, बने क्या चीज के हैं सर, सेल के बने हैं। सर अगर इंजरी ऑर्गन में हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि सर यहां पर इंजरी कहां पर हुआ है, सेल में हुआ है। यानी ओवरऑल इंजरी टिश्यू में हो, ऑर्गन में हो, ऑर्गन सिस्टम में हो, कहीं पर भी इंजरी हो, ओवरऑल सर इंजरी कहां पर हुआ, अल्टीमेटली सर सेल में हुआ है। क्योंकि पूरी हमारी बॉडी बनी क्या चीज की है, सेल की बनी हुई है। इज दैट क्लियर। और यही सेल आगे जाकर के इन्फ्लामेशन क्या करेगा, रेस्पॉन्स के फॉर्म में कॉज करेगा। या तो सेल करेगा या ब्लड वेसल्स करेगा। ब्लड वेसल्स तो सर हम सेकंड केस में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सर सेल टारगेट कर रहा है, सेल वहां पर क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो सुनिएगा। इनकेस मान के चलिए कि सर हमने अपने ऑर्गन के फॉर्म में क्या लिया सर, तो हमने कंसीडर किया कि सर ये हमारी क्या है, तो सर ये हमारी स्किन है। ये हमारी क्या है, तो सर ये हमारी स्किन है, कॉमन सा ये स्किन है। और इस स्किन में सर क्या हुआ, इंजरी हुआ। अब इंजरी क्या हो सकता है, मैकेनिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है ना। तो सर इंजरी तो अपन पढ़ चुके हैं कि सर इंजरी कितने टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल कितने टाइप के हो सकते हैं, इरिवर्सिबल कितने टाइप के हो सकते हैं। तो किसी भी टाइप का इनकेस इंजरी हुआ है, ठीक है ना। अगर स्किन में सर क्या हुआ कि सर अगर स्किन में इंजरी हुआ तो सर अपनी बॉडी में क्या क्या चीजें होती है। किसी भी कारण से मान लीजिए कि आपका मैंने कंसीडर किया कि सर ये हमारा एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियम सेल है, ये हमारा स्किन वाला सरफेस है। सर यहां क्या हुई है, इंजरी हुई है। यानी सर यहां पर जो सेल है ना वो इंजर्ड हुआ है। तो सर अब ये स्किन क्या कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन। यहाँ के जो लोकल टिश्यूज हैं, यहाँ के जो लोकल ग्रुप ऑफ सेल हैं, वो क्या कॉज करेंगे, रिस्पॉन्ड क्या डेवलप करेंगे, इन्फ्लामेशन। और आपको पता है कि इन्फ्लामेशन समटाइम्स हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। वो हमें इंडिकेट करता है, वो रिस्पॉन्ड डेवलप करता है। और रिस्पॉन्ड डेवलप करा इट मींस क्या है जी, वो बिल्कुल सही है। जैसे मान लो बॉडी में रिस्पॉन्ड आया स्वेटिंग के फॉर्म में कि पसीने बहुत आ रहे हैं, तो क्या है भाई, बॉडी के लिए एसेंशियल है। सर हमें शिवरिंग इफेक्ट हो रहा है, बॉडी कांप रही है, ये रिस्पॉन्ड है कि भाई टेम्परेचर बाहर का कुछ है, अंदर का टेम्परेचर इंबैलेंस हो रहा है। तो वो क्या हुआ, शिवरिंग, ये हमारे लिए रिस्पॉन्ड है, ये भी हमारे लिए अच्छा है। सर बॉडी में कफ बन रहा है, कफ हम क्या कर रहे हैं, तो सर एक्सपेल आउट कर रहे हैं। किसको भाई, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, तो सर वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेंशियल। सर स्नीजिंग क्या है, रिस्पॉन्ड है कि कुछ चीजें अगर अंदर चली गई तो उसको एक्सपेल करने के लिए बॉडी ने क्या करवाया, स्नीजिंग करवाया। तो जो रिस्पॉन्ड होता है अपनी बॉडी के लिए ना, ये सब इसेंशियल होते हैं स्टूडेंट, ये सब के सब इसेंशियल होते हैं। तो इन्फ्लामेशन भी हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्ड है। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड है। जब हमारी बॉडी के अंदर में क्या होती है, इंजरी होती है, तो इन्फ्लामेशन भी अपनी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा, नुकसानदायक नहीं है।
अगर क्रोनिक लेवल पे ना हो तो नॉर्मल इन्फ्लामेशन आपको इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, अब इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। अब आप अगर उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सॉर्ट आउट करते हैं तो वो क्रोनिक लेवल पे चला जाएगा और कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर के हार्म करना शुरू करेगा, क्योंकि बॉडी ने आपको इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, इन्फ्लामेशन के फॉर्म में रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर सेल इंजर्ड हुआ है, इसको रिकवर किया जाए, रिकवर किया जाए, रिकवर किया जाए। इज दैट क्लियर? तो सर यहां पर जो इन्फ्लामेशन हुआ है, इनकेस मान के चले सर इन्फ्लामेशन जो है वो रिस्पॉन्ड है, और रिस्पॉन्ड हमेशा बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी किसी भी टाइप का रिस्पॉन्ड आपकी बॉडी में होती है वो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है, आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल होती है। तो इन्फ्लामेशन भी हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, एसेंशियल होगा। अभी कोई डाउट नहीं, अभी केवल सुनिए चुपचाप, ठीक है ना। सर आगे आते हैं। तो सर स्किन, यानी मैंने आपको एक केस लिया जी, एक केस क्या लिया कि सर स्किन है और स्किन में सर क्या हो गई, इंजरी हुई, ठीक है ना। अब इंजरी हुआ तो सर क्या डेवलप होगा, इन्फ्लामेशन। सिंपल सा लॉजिक है कि सर अगर इंजरी हुआ है तो ये रेस्पॉन्ड के फॉर्म में बॉडी यहां पर क्या डेवलप करेगा, तो सर रेस्पॉन्ड के फॉर्म में बॉडी यहां पर सर क्या कॉज करेगा, तो सर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, तो सर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जो अपने लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो क्या हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए? दिव्यांश साहू आप आगे अपन बात करते हैं। मैंने क्या बताया कि आपको बॉडी ने इंडिकेट कर दिया, आपको मान के चलिए बॉडी ने, दिव्यांश साहू 1 मिनट आपका देखिए, बहुत अच्छा सा आंसर आपको रिप्लाई करता हूं। मान लीजिए आपको बॉडी रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है कि भूख लग रही है, तो आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे? रिकवर करने के लिए क्या खाओगे, खाना। आपको प्यास लग रही, प्यास भी क्या है, रिस्पॉन्ड है। बॉडी के सेल के अंदर में अगर वाटर की इनसफिशियंसी होगी तो क्या रिस्पॉन्ड आएगा, थर्स्ट डेवलप होगा हाइपोथैलेमस रीजन से। आपको प्यास लगी तो आप पानी पियोगे या नहीं पियोगे? रिस्पॉन्ड हमें इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सॉर्ट आउट करने के लिए आप मेडिसिन ले लीजिए, ड्रग ले लीजिए, या कोई न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, या जैसे आपको ठीक करना है वैसे ठीक कर लीजिए, लेना तो पड़ेगा ना। रिस्पॉन्ड मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलिए आपको पता ही नहीं चले, आपको बॉडी बता ही नहीं कि आपको प्यास लग रही है, तो आप पानी पियोगे क्या, नहीं। और पानी नहीं पियोगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोलिसिस। अब डिहाइड्रोलाइज हो जाएगा बॉडी तो क्या हो जाएगी सर, डेथ हो सकती है, बीपी लो हो सकती है। तो रिस्पॉन्ड अपने लिए क्या था, एसेंशियल ना। अगर हमें थर्स्ट बिहेवियर डेवलप नहीं होता तो सर हम पानी नहीं पीते, और पानी नहीं पीते तो सर हमारी बीपी लो हो जाती। तो बताइए रिस्पॉन्ड आपके लिए क्या था, एसेंशियल, लेकिन उसके लिए पानी पीना पड़ा ना। तो अगर इन्फ्लामेशन हुई है रिस्पॉन्ड के फॉर्म में, तो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आपके लिए फायदेमंद सिग्नल सेंड कर रही है कि इन्फ्लामेशन हुआ है, यहां पर कुछ करिए आकर के। अब उसको या तो ड्रग के साथ कर लीजिए, मेडिसिन लेके कर लीजिए, या न्यूट्रिएंट्स लीजिए, या जैसे रिकवर कीजिए, करना तो पड़ेगा ना। लेकिन रिस्पॉन्ड तो इसेंशियल है ना। अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? सिंपल सा लॉजिक है। तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाइए, सभी के लिए है, जितने बच्चे जुड़ते हैं या जो बाद में देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ट्राई तो कीजिए। क्वेश्चन क्या अराइज करना है, कैसे अराइज करना है, थोड़ा इसको जोड़ दीजिए इसके ऊपर, अदरवाइज जहां है वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर इसको थोड़ा सा, सर हिस्टामिन रिलीज होता है, करेंगे ना, बात करते हैं ना, क्या नाम है, राम संजीवन, करेंगे बिल्कुल। B12 की कमी होगी तो कभी कभी सर इन्फ्लामेशन हो जाता है, साइनोकोबेलामाइन की कमी होती है तो परनीशियस अनीमिया होता है, ठीक है ना दिशा। वो अलग चीज है, वो भी सिग्नल है, रिस्पॉन्ड है। अगर कमी होगी सेल के अंदर किसी चीज की तो सर सेल इंजर्ड ही होगा ना। पानी की कमी होगी तो भी इंजर्ड होगा, खाने की कमी होगी तो भी इंजर्ड होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी इंजर्ड होगा, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो भी इंजर्ड होगा, किसी हार्मोन्स की कमी होगी तो भी इंजर्ड होगा। ओवरऑल दीक्षा क्या होगा भाव, इंजर्ड ही तो होगा सेल। चाहे तुम विटामिन B12 की कमी करवा लो, चाहे ब्लड की कमी करवा लो, चाहे ऑक्सीजन की कमी करवा लो, चाहे न्यूट्रिएंट्स की कमी करवा लो, सेल तो अल्टीमेटली इंजर्ड ही होगा ना। और इंजर्ड होगा तो रिस्पॉन्ड इन्फ्लामेशन के फॉर्म में आ रहा है ना। तो फिर ये कैसे होगा कि सर विटामिन B12 की कमी के कारण भी कभी कभी इन्फ्लामेशन होता है? सेल तो विटामिन B12 की कमी के कारण भी इंजर्ड हो सकता है ना बेटा, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
इन्फ्लामेशन हुआ तो बीपी में इशू होता है क्या, आगे बात करते हैं। यस शिरोडे, है ना। ए अभी पता नहीं है और बाई जेड पर एंटर हो चुके हो कि एक्स बाई जेड सर क्या है, ठीक है। क्या ड्रग भी सेल को इंजर्ड कर सकता है, कर सकता है, क्यों नहीं करता है भाई अभिषेक, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने आप को अप स्टीयर लेकर के जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे आप लोग और डाउन होते जा रहे हो, या तो जानबूझ करके हो रहे हो और या तो मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप डे बाय डे अपने आप को डाउनवर्ड में लेकर के जा रहे हो तो आपके लिए नुकसानदायक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करो, अराइज करो, ऊपर करो और कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपको अगर दाल चावल दिया जाए तो केवल दाल चावल खा रहे नहीं, उसके बारे में और भी चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जी। तो अगर इनकेस मान के चले सर ये हमारा स्किन है, ये मान के चले कि सर ये हमारा स्किन था और इस स्किन सेल में सर क्या हुई है, इंजरी हुई है। कॉमन सा पॉइंट है कि सर ये हमने स्किन से लिया है और इस स्किन सेल में सर हम क्या कर रहे हैं, इंजरी करवा रहे हैं। यही था, स्किन में हो, ऑर्गन हो, कुछ भी हो, अगर इंजरी होगा तो ओवरऑल सेल में ही इंजरी हुआ। तो सर ये हमारा स्किन था, एपिथेलियल सेल था हमारा, ये हमारा जो लेयर है वो एपिथेलियम सेल का लेयर है। तो सर इस स्किन में क्या हुआ है, इंजरी हुआ है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप समझिए कि सर ये हमारा मान लीजिए स्किन था, ये हमारा सर क्या है, तो सर ये हमारा एपिथेलियल लेयर है जी। कौन सा लेयर है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि सर ये हमारा क्या है, तो सर ये एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियम सेल के नाम से भी इनको हम जानते हैं सर। अब एपिथेलियल सेल में क्या होता है स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा होगा कि सर एपिथेलियल सेल में क्या होते हैं, तो सर पैरेन्काइमल सेल प्रेजेंट होते हैं क्या। थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा सा हमें अप जाना, अगर आपको रिसर्च करना है आगे जाकर के तो थोड़ा सा आपको नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा। सर ये हमारा क्या, तो सर एक सेल है जिस सेल को हमने क्या नाम दिया, तो सर ये पैरेन्काइमल सेल है। पैरेन्काइमल सेल जानते हैं, पैरेन्काइमल सेल तो आपने पढ़ा होगा ना, ये सर कौन सा सेल है, पैरेन्काइमल सेल है। अब आपने पैरेन्काइमा कहां पे पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा प्लांट में भी पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोजेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा होगा कहां पर, प्लांट के केस में। तो क्या पैरेन्काइमल सेल अपनी बॉडी में भी होती है, बिल्कुल होती है अपनी बॉडी में, यहां पर प्रेजेंट है पैरेन्काइमल, केवल यहीं पर नहीं प्रेजेंट है जी। लंग्स का जो लेयर है, मान लीजिए लंग्स के ऊपर जो आपका लेयर है उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, पैरेन्काइमल सेल। सर लीवर में पैरेन्काइमल सेल है, किडनी में पैरेन्काइमल सेल है। कौन है किडनी का पैरेन्काइमल सेल, लंग्स का कौन है पैरेन्काइमल सेल, वो आगे अपन बात करेंगे, उसको भी अभी मैं क्लियर करूंगा। सर तो ये हमारा क्या है, मैंने एक मैंने कंडीशन डेवलप किया कि सर स्किन के अंदर में इंजरी होती है तो सर कैसे इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, यही पढ़ना ना, यही समझना ना कि सर सेल ने कैसा रिस्पॉन्ड डेवलप किया। तो सर हमने यहाँ पर एपिथेलियल सेल को कंसीडर किया, एपिथेलियल सेल में हमें क्या मिला, तो सर हमें पैरेन्काइमल सेल मिला। सर और क्या मिलता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रोमल सेल प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सर मैंने ये बनाया कि ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा स्ट्रोमल सेल है। ये कौन सा सेल है, तो सर ये हमारा पैरेन्काइमल सेल के अराउंड सर इसके अंदर हमें क्या मिला, तो सर इसके अंदर हमें एक और सेल मिला सर, जिस सेल को हमने क्या बोला, तो सर ये हमारा स्ट्रोमल सेल है। कौन सा सेल है भाई, तो सर ये हमारा स्ट्रोमल, जैसे आपने प्लांट में स्टोमेटा पढ़ा है ना, तो वैसे ही अपने भी लेयर में क्या होते हैं, स्ट्रोमल सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रोमल सेल। क्या होते हैं पैरेन्काइमल सेल, क्या होते हैं स्ट्रोमल सेल, मुझे जहां तक पता है कि आपको पता होगा, नहीं पता तब भी अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब सुनिए अगला पॉइंट, पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं सर। पैरेन्काइमल सेल का मतलब है फंक्शनल सेल, जो अपनी बॉडी में फंक्शनल सेल होता है। क्या होता है सर, फंक्शनल सेल होता है, उस सेल को हम पैरेन्काइमल सेल कहते हैं। जैसे मान के चले मैंने बोला कि सर किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपने बोला नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है सर, वो नेफ्रॉन जो होता है वो आपका किडनी का फंक्शनल यूनिट है। तो सर किडनी का पैरेन्काइमल सेल कौन होगा, तो सर नेफ्रॉन होगा। क्लियर हो गया। सर लीवर का फंक्शनल यूनिट कौन है, तो हेपाटोसाइट। जो हेपाटिक सेल है, हेपाटोसाइट है, वो लीवर के फंक्शनल यूनिट है सर। तो सर बताइए लीवर में पैरेन्काइमल सेल कौन हो जाएगा, हेपाटोसाइट हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? तो पैरेन्काइमल सेल उस सेल को कहा जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा वर्ड पे फोकस कीजिए। मीनिंग्स आपको सब पता है, आपने सब पढ़ा है, लेकिन जैसे ही कोई नया टर्म्स आ जाता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपने कोई रेफरेंस बुक, इनकेस अगर आपने रेफरेंस बुक पढ़ा है तो आपको पता होगा। रेफरेंस बुक अगर आपने नहीं उठाया, आपने टोर्टोरा नहीं उठाया, आपने सीके कोकाटे नहीं उठा, सॉरी कोकाटे कर रहा हूं, फार्माकोग्नोसी का जुबान पे आ जाता है, रोशन विल्सन अगर आपने नहीं उठाया है, तो ये सब टर्म्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जब कंफ्यूज हो जाओगे तो आगे जाकर के आपको परेशानी हो जाएगी। जबको आता सब कुछ आपको है, आपको पता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, सर नेफ्रॉन है, लेकिन मैंने आपसे ये पूछ दिया कि बताइए किडनी में पैरेन्काइमल सेल कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपने इसलिए बोला जाता है कि रेफरेंस बुक उठाना चाहिए और थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पढ़ना चाहिए। तो पैरेन्काइमल मतलब फंक्शनल सेल। सर स्ट्रोमल सेल को क्या कहा जाता है? तो सर ये सपोर्टिंग सेल होता है। ये क्या होते हैं? तो सर ये सपोर्टिंग, जैसे सपोर्टिंग स्टाफ होता है ना, तो जो सपोर्टिंग सेल होते हैं उसको स्ट्रोमल सेल कहा जाता है। जैसे मास्ट सेल, अभी एक बच्चे ने बोला था कि सर हिस्टामिन इन्फ्लामेशन कॉज करता है। हिस्टामिन कहां पर स्टोर होता है? तो बेसोफिल में और मास्ट सेल में। यही पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी ऑटोक्वाइड में, आपने वहां पर पढ़ा होगा हिस्टिडीन में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ तो सर हिस्टामिन बन गया, और उस हिस्टामिन को बेसोफिल और मास्ट सेल में क्या किया जाता है? तो सर वहां पर स्टोर किया जाता है। तो सर ये जो मास्ट सेल है ये आपका कौन सा सेल होगा? स्ट्रोमल सेल होगा, यानी जो सपोर्टिंग सेल है, जो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। जैसे आपके नेबर्स जो होते हैं, आपके जो घर के आसपास के जो लोग होते हैं, पड़ोस होते हैं, आपके सुख में आपके दुख में सबसे पहले वो आकर के खड़े होते हैं। तो वैसे ही ये सपोर्टिंग सेल के रूप में कौन काम करता है? स्ट्रोमल सेल। और स्ट्रोमल सेल में मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दे दिया कि मास्ट सेल को हम कंसीडर कर सकते हैं कि सर मास्ट सेल जो होता है वो हमारा स्ट्रोमल सेल होता है। ये हमारे दुख सुख में क्या रहेगा? साथ रहेगा जी। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रोमल सेल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, पैरेन्काइमल सेल का मीनिंग क्लियर हो गया। अभी डाउट नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा और फोकस कीजिए, नहीं तो फिर ये भी हमारा स्किन वाला भी आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सर इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा स्टूडेंट यहां पर ना कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो सर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। सर इसके अलावा यहां पर क्या होते हैं? तो कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है। देखिए यहां पर मैंने क्या बनाया कि सर ये हमारा मतलब मैं अपन स्किन के अंदर एंटर कर रहे हैं। सर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहा जाता है? तो सर इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है जी। इसे क्या कहा जाता है? तो सर ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो यहां पर सिंपली आपको याद रखना है कि स्टूडेंट यहां पर सर क्या है? तो ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। क्या है जी आपका? तो सर ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो सर इसका यहां पर लेबलिंग कर देते हैं सर, क्या है नेमिंग कर देते हैं। तो सर ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, सीसीएल फ्लूइड है सर, ठीक है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? तो सर इट इज अ मिडमैन। ये मिडमैन के रूप में काम करता है, मीडिएटर के रूप में काम करता है, किसके बीच में? ब्लड वेसल्स के। यानी सपोज दैट कि सर ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इन केस मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल्स है, ये आपका क्या है जी? ब्लड वेसल्स है, और सेल के अंदर है, इसीलिए सर यहां पर क्या होगा? तो सर ये हमारा कैपिलरीज है जी। ब्लड वेसल्स का क्या है? तो सर ये ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज वाला पार्ट है सर। इनकेस मान लीजिए ये कैपिलरीज है, ये आपका क्या है? तो सर ये आपका ब्लड वेसल्स है जी, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए ये हमारा आर्टरी वाला रीजन है, ये हमारा क्या है सर? आर्टरी है जहां से ब्लड एंटर करेगा। और सर ये हमारा क्या है? तो सर वीन्स वाला पार्ट है। और सर ये बीच में आपका क्या है? तो सर ये जो बीच में है ये हमारा क्या है जी? तो सर ये हमारा कैपिलरीज है। क्या है जी? कैपिलरीज है। क्लियर हो गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जहां पर अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये सारे कंपोनेंट कहां प्रेजेंट होते हैं? इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्चुअली में है क्या? तो सर इट इज अ मिडमैन बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड सपोर्टिंग एज वेल एज फंक्शनल सेल। इन फंक्शनल सेल और इन ब्लड वेसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कन्वर्सेशन है, वो कन्वर्सेशन किसके कारण होगा? तो सर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कारण। मान लीजिए इनको कहीं प्रॉब्लम हुई तो ये किसको बोलेंगे? ये ब्लड वेसल्स को बोलेंगे। इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, इनकेस मान के चलिए कि सर यहां पर ये जो हमारा फंक्शनल सेल है, इन फंक्शनल सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो सर ब्लड से मिलेगा। ब्लड को कैसे पता चलेगा कि सर इनको ऑक्सीजन भेजना है? तो सर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड,
ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे करेगा वो भी आगे अपन पढ़ने वाले हैं, वो भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। पूरा इन्फ्लामेशन ही खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद कंसेप्ट ही नहीं बचेगा। मैंने क्या बताया कि सर इन सेल के बीच में जो सपोर्टिंग सेल है, जो फंक्शनल सेल है, फंक्शनल सेल और ब्लड वेसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है, कम्युनिकेशन मतलब जो कन्वर्सेशन चलना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो यहां पर होना है, वो किसके थ्रू होगा? तो सर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू। तो यहां पर एक कॉमन मैन के रूप में, सॉरी मिड मैन के रूप में या मीडिएटर के रूप में क्या करता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड अपना एक रोल प्ले करता है। यहां तक इन्हीं को कोई डाउट, समस्या तो बता दीजिए। इंटरस्टिशियल का डेफिनेशन से एक बार, इंटरस्टिशियल का मीनिंग्स तो क्लियर किया ना जी। इट्स प्ले लाइक अ मिडिल मैन बिटवीन फंक्शनल, सपोर्टिंग सेल एंड ब्लड वेसल्स। डेफिनेशन का मतलब जो आप समझते हैं कि डेफिनेशन का मतलब, मैंने फार्माकोग्नोसी भी आपको बताया था, तो मैंने वहां पर क्लियर किया था कि डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी बुक ने जो लिख दिया है। डेफिनेशन का मतलब आप उसको डिफाइन कैसे कर रहे हो। हाँ जी बोल सकते हैं सुमित, बोल सकते हैं। हाँ जी, हम किसी भी सेल की बात कर रहे हैं गौरव। ये जो हमारे पैरेंकाइमल सेल होते हैं, स्ट्रोमल सेल होते हैं, वो कहीं पर हो सकते हैं। हमने यहां पर एपिथेलियल लेयर का यहां पर एक जिक्र लिया कि यहां पर सर इन्फ्लामेशन कैसे होगा। मैंने एक एग्जांपल्स के लिए हमने यहां पर लिया है, ठीक है। सर आरबीसी 120 डेज के बाद क्या सेल इंजर्ड होगा? अरे भाई 120 डेज के बाद कहां पर जाएगा? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन नहीं जानते हैं क्या, जहां पर उनको नष्ट किया जाएगा। कहां अभी आप इंजर्ड और नॉन इंजर्ड पर ही अभी पड़े हुए हैं। 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद कहां जाता है? स्प्लीन में जाता है ना जी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है जी? कब्र कौन है आरबीसी का? कहां? कितना बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा आप लोग को यार। फिर कैसे, कहां से आप लोग बी फार्मा कर रहे हो, कहां से डिग्री लेकर के बैठे हो सबके सब? उसके बाद में आप कहोगे कि हमारे प्रोफेशन में कुछ नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाई करो ना, थोड़ा सा मेहनत करके आइए ना आप लोग। और नहीं तो फिर आप लोग को आदत हो गई है रटा रटाया ज्ञान देने का। ये लो रट लो, आगे बढ़ो, समझना है ही नहीं कुछ। रट करके आगे बढ़ जाओ, रट करके पास हो जाओ, रट करके रैंक ले करके आ जाओ, समझना कुछ भी नहीं है। रटने की बीमारी हो गई क्या आप लोग को? रटा रटाया ज्ञान दे दीजिए बस, हम रट लेंगे बैठ करके, पास हो जाएंगे, क्वालिफाइड कर जाएंगे, फार्मासिस्ट बन जाएंगे, आगे ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएंगे सर, आगे जीपीएड क्वालिफाई कर जाएंगे, नाइपर क्वालिफाई कर जाएंगे, बस इतना ही है। कंसेप्ट से कोई मतलब, मुझे तो लगता है दूर दूर तक कोई भी ऐसा, एक भी ऐसा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है जिससे ये दिल को तसल्ली मिले कि कुछ अच्छे बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। क्या मतलब? जब मैं आपको बोल रहा हूं कि समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समझिए। गुस्सा नहीं हो रहे हैं बेटा, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा आपसे? गुस्सा आप लोग को क्यों लगता है कि मैं गुस्सा होता हूं? गुस्सा नहीं होता हूं, लेकिन बस आपकी स्थिति को समझ करके ना, एक मतलब अभिभावक के रूप में, जैसे आपके माता पिता पेरेंट्स होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, यार हमारे बच्चे का होगा क्या भविष्य। तो वो मैं चिंतित हो जाता हूं, मेरा चेहरा गुस्सा नहीं है, मैं चिंतित हूं आपके करियर को लेकर के। फिर यार इनका क्या होगा, फिर ये क्या पढ़ रहे हैं। अभी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में ही लगे हुए हैं। एक अभिभावक के रूप में मैं चिंतित होता हूं, गुस्सा नहीं होता हूं आप पर। और गुस्सा क्या ही करूंगा, गुस्सा करके भी करूंगा क्या? सामने मेरा कैमरा कैमरा तोड़ दूं क्या गुस्सा हो करके? कि चलो भाई यही है, गुस्सा करूंगा तो मेरा नुकसान होगा यहाँ पर। लेकिन चिंतित हो जाता हूं कि क्या डाउट आता है यार, कैसा डाउट आता है, किस लेवल, कहां से आपने पढ़ा है, पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, और पढ़ भी रहे तो क्या पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं केवल क्या? समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या? समझते नहीं है, रेफरेंस बुक नहीं उठाना है, पका पकाया सर खिचड़ी मिल गया खा लेते हैं सर, बस उसको सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आ गया है। टाइम निकालिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मीनिंग क्लियर हो गया। अब कमेंट बंद करिए, लास्ट में आपसे बात करेंगे हम, ठीक है ना। फिलहाल ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है पहले खत्म करते हैं। अब सुनिए सर हुआ क्या। इन केस मान के चलिए सर कि हमारा ये जो सेल है फंक्शनल सेल, इन केस यहां पर सर क्या हुआ, फंक्शनल सेल में सर इंजरी हुआ। ये हमारा सर फंक्शनल सेल था, पैरेन्काइमल सेल था सर, यहां पर क्या हुआ, इंजरी हुआ। अब जैसे ही इंजरी हुआ तो इसके नेवर यानी एडजेसेंट सेल कौन था, स्ट्रोमल सेल है। यानी इस सेल का पड़ोस में रहने वाला सेल जो नेवर है इसका जो एडजेसेंट सेल है वो कौन है जी, सपोर्टिंग सेल। इसका काम ही है कि सपोर्ट करो, किसको सपोर्ट करो, इसको। अब जैसे ही इसको समझ में आया कि भाई हमारे जो सेल हैं, जो हमारे फंक्शनल सेल हैं, हमारे पड़ोस में जो सेल रहते हैं उनमें क्या हुई है, इंजरी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोमल सेल यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। स्ट्रोमल सेल यहां पर क्या हो जाएगा जी, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या करेगा सर एक्टिवेट होकर के, तो सर जब ये एक्टिवेट होगा तो सर मान कर चलिए कि सर ये जो स्ट्रोमल सेल है उस स्ट्रोमल सेल में एक आपका मास्ट सेल है। इनकेस मान के चलिए कि सर ये हमारा मास्ट सेल है, और मास्ट सेल हमारा क्या है, तो सर सपोर्टिंग सेल होता है। फिर से याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में सपोर्टिंग सेल होते हैं जो सपोर्टिंग यूनिट के रूप में काम करते हैं। जैसे ही यहां पर इंजरी हुआ, मास्ट सेल ने सर यहां पर क्या कर दिया, तो सर मास्ट सेल ने यहां पर हिस्टामिन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। हिस्टामिन पढ़े हो, ऑटोकॉइड फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़े हो ना, हिस्टामिन सर क्या रिलीज कर दिया, हिस्टामिन। सर कुछ और भी मास्ट सेल हैं, क्या रिलीज कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या रिलीज कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, एनओ मैंने लिखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाता है। गैसियस एनेस्थेटिक में आपने पढ़ा होगा, गैसियस एनेस्थेटिक ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक में गैसियस जो होता है इनहेलेशनल ड्रग में, उसमें आपने नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा होगा। नाइट्रिक एसिड है ये, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। क्या है जी, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पर रिलीज हुआ, सर क्या हुआ, हिस्टामिन रिलीज हुआ, इंट्राल्यूकिन रिलीज हो सकते हैं, टीएनएफ अल्फा रिलीज हो सकता है, ऐसे बहुत सारे मीडिएटर रिलीज होंगे, ऐसे बहुत सारे मीडिएटर क्या होंगे, रिलीज होंगे। अभी मैं केवल और केवल किसको ले रहा हूं, हिस्टामिन को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं भाई, हिस्टामिन को ले रहा हूं, समझिएगा। अब आपने हिस्टामिन में क्या पढ़ा होगा कि सर हिस्टामिन के क्या होते हैं, तो सर 4 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर। ये आपने 4 पढ़ा होगा। वैसे कॉमनली 3 ही रिसेप्टर हमारे लिए क्या होते हैं, काम करते हैं। हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि सर हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। पढ़े वो फार्माकोलॉजी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई H1 क्या करता है, तो आपको बिल्कुल रटा रटाया ज्ञान होगा कि सर ये क्या करते हैं, परमेबिलिटी। क्या करते हैं, तो सर परमेबिलिटी को सर इंक्रीज करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। परमेबिलिटी में भी कौन सा पढ़ा होगा, तो सर कैपिलरीज। कौन सा भाई, तो सर कैपिलरीज के परमेबिलिटी को सर इंक्रीज करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सर ये वेसो डायलेशन क्या करते हैं, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए जाने जाते हैं। H1 रिसेप्टर में आपने जरूर पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी जब आपने पढ़ा होगा तो फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर जो होता है कौन से पाथवे को फॉलो करता है, आई थिंक IP3DAG पाथवे को फॉलो करता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। और कंफर्म नहीं हूं लेकिन IP3DAG को ही आई थिंक फॉलो करता है H1 रिसेप्टर। तो सर क्या करता है, परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सर क्या करता है, वेसोडाइलेशन कॉज करता है। लेकिन परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे होता है, परमिबिलिटी को इंक्रीज कैसे करता है, वो प्रोसेस को अब मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा पॉइंट को, सुनिएगा। यहां से सर क्या आ रही है, तो सर सिंपली यहां से क्या आ रहा है, तो सर यहां से ब्लड की एंट्री हो रही है। क्या हो रही है, तो सर यहां से ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, तो सर ऑक्सीजनेटेड, जैसा भी ब्लड हो, लेकिन सर ब्लड की एंट्री हुई, ठीक है ना। और यहां से सर क्या होगा, ब्लड का क्या होगा, तो सर ब्लड यहां से बाहर जाएगा, ठीक है ना। बीच में सर क्या है, कैपिलरीज। और कैपिलरीज में स्टूडेंट क्या है, कैपिलरीज में भी हमें एक स्ट्रक्चर पढ़ना है कि सर ये मान लीजिए कैपिलरीज का एंडोथीलियल सेल है। कौन सा सेल है जी, एंडोथीलियम लेयर जो होता है ना, तो सर ये हमारा एंडोथीलियल लेयर है। कैपिलरीज में भी क्या होंगे, तो सर कैपिलरीज के अंदर भी क्या होंगे, तो सर एंडोथीलियल सेल होंगे। तो सर ये हमारा क्या है, ये हमारे कैपिलरीज के अंदर का एंडोथीलियल सेल है। कौन सा सेल है जी, एंडोथीलियल सेल। थोड़ा सा आपने अगर पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि सर कैपिलरीज के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 30 to 35 मर्क्यूरी होता है, इतना ही होता है ना। अंदर जब ब्लड यहां पर एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इस जो नेटवर्क लाइक आपका यहां पर ब्लड वेसल्स है कैपिलरीज, यहां पर सर एक प्रेशर होता है, कितना होता है, तो 30 to 35 मर्क्यूरी होता है। कितना होता है जी, 30 to 35, ये नॉर्मल है।
ये नॉर्मल प्रेशर होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में आपके कैपिलरीज के अंदर में जो प्रेशर होता है स्टूडेंट वो कितना होता है 30 to 35 होता है, ठीक है ना। और यहां जो आपका इंटरसीशियल होता है, इस इंटरसीशियल रीजन में जो प्रेशर होता है ना वो प्रेशर क्या होता है कम होता है, किसके कंपैरेटिवली, तो सर ये कम होता है आपके इस कैपिलरीज के कंपैरेटिवली। अब बताइए अगर ऑस्मोरेगुलेशन होगा, अगर डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी सर यहां से ये हाई टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा, तो जो भी ब्लड के कंपोनेंट हैं चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे अदर फ्लूइड हो, ये क्या होंगे हाई टू लो कंसंट्रेशन कहां एंटर हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जहां पर अमीनो एसिड भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, अदर न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। और ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो आपके सपोर्टिव सेल और आपके पैरेन्काइमल यानी फंक्शनल सेल को क्या करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और ये आपका सेल क्या रहेगा, रिकवर रहेगा, रिपेयर रहेगा, नॉर्मल रहेगा जो अभी आपकी बॉडी में चल रही है। सिंपल सा स्टोरी है कि सर यहां से आपका जो हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है सर, ये ब्लड कहां पर एंटर किया, किसी भी नॉर्मल सेल में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में, किसी भी सेल में जब एंटर करेगा तो सर उसके अंदर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है कैपिलरीज का वो कितना होता है 30 to 35 मर्क्यूरी नॉर्मल प्रेशर होता है, ठीक है ना। और नॉर्मल प्रेशर क्या होता है इंटरस्टिशियल प्रेशर से ज्यादा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जिस कारण से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी आयंस होंगे, जो भी ऑक्सीजन होगा या जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट होगा, ये सबके सब कहां पर आएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, तो सर एक कॉमन मैन के रूप में, मिड मैन के रूप में, मीडिएटर के रूप में यहां पर रोल प्ले करता है। ये उन न्यूट्रिएंट्स को जहां पर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, अदर कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट यहां पर हैं, वो कंपोनेंट आपके सपोर्टिव सेल को मिलेगा, वो कंपोनेंट आपके फंक्शनल सेल को मिलेगा, और आपका फंक्शनल सेल और सपोर्टिव सेल दोनों क्या रहेगा, तो सर नॉर्मल तरीके से काम करेगा। लेकिन हुआ क्या कि सर हमारे फंक्शनल सेल में, हमारे सेल में इंजरी हुआ तो सर एडजेसेंट सेल ने क्या कर दिया, हिस्टामिन रिलीज कर दिया, मास्ट सेल के रूप में हिस्टामिन रिलीज किया मास्ट सेल ने, और हिस्टामिन रिलीज हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ। ये हिस्टामिन क्या करता है, तो सर ये हिस्टामिन यहां पर क्या करता है, तो ये हिस्टामिन सर ये यहां पर इस आर्टरी में क्या कॉज करता है, तो सर यहां हो गया है आर्टरियोडाइलेशन। मैं यहां पर वेसोडाइलेशन लिख रहा हूं, सर क्या हुआ है वेसोडाइलेशन। हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर क्या यहां पर प्रेजेंट है, कैपिलरीज में प्रेजेंट है, सर आर्टरी में प्रेजेंट है, क्या कॉज करता है, तो सर वेसोडाइलेशन कॉज करता है, ये तो आपने पढ़ रखा है। सर यहां पर हुआ क्या, वेसोडाइलेशन। अब बताइए जब वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा या कम होगा, तो आप कहोगे कि सर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जब ये पाइप चौड़ी होगी तो ज्यादा ब्लड की क्या होगी भाई, एंट्री होगी। जब ब्लड ज्यादा एंटर होंगे तो बताइए यहां पर ये जो नॉर्मल प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी सर यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका क्या हो गया, तो सर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो गया। और जब ये एरिया, जब यहां पर ब्लड की एंट्री होगी तो ये एरिया क्या होगा जी, डायलेशन होने के कारण, फैलने के कारण जब प्रेशर होगा तो देखिए मैंने ऊपर में यहां पर एंडोथेलियल सेल बताया था, ये हमारा कौन सा सेल था सर, एंडोथेलियल सेल। ये एंडोथेलियल सेल ज्वाइंट है आपस में, और इन दोनों एंडोथेलियल सेल के बीच में मैंने एक गैप दिया, क्या दिया यहां पर, तो सर यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या दिया है कि एक गैप दिया है। जैसे मान के चलो कि सर ये हमारा नॉर्मल क्या था, ये हमारा नॉर्मल कैपिलरीज है। अब ब्लड का फ्लो बढ़ गया, ब्लड का फ्लो बढ़ा तो इसकी एरिया क्या होगी, एक्सपांड होगी, और जब एरिया एक्सपांड होगी तो क्या होगा सर, दो एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा जी, गैप बढ़ेगा। और जब गैप बढ़ेगा तो अंदर का जो भी कंपोनेंट होगा वो अंदर का कंपोनेंट सबके सब कहां आना शुरू हो जाएगा, तो सर अंदर के सारे कंपोनेंट कहां पर आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर से सुनिएगा क्या मैंने बताया, नॉर्मल कंडीशंस में एंडोथेलियल सेल के बीच में कोई गैप नहीं है, प्रेशर यहां ज्यादा था यहां कम था, सर आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड था वो न्यूट्रिएंट्स कहां पर एंटर कर रहा था सर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। क्लियर हो गया, और जो भी रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल कर रहा था। जब इंजरी हुआ हिस्टामिन रिलीज हुआ,
कैपिलरीज की परमेबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया? तो सर वेसोडाइलेशन करवा करके आर्टरी को डायलेट किया, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हुआ, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो सर एक गैप क्रिएट होगा दो एंडोथेलियल सेल के बीच में, और जब ये गैप होगा तो सर जो भी कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट लीक हो करके क्या हो जाएगा? आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर ये कंपोनेंट एक्यूमुलेट होगा, जब ये एक्यूमुलेट होगा तो सर यहां पर क्या कॉज करेगा? इन्फ्लामेशन। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सर जो हिस्टामिन होता है वो हिस्टामिन हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि सर जो हिस्टामिन होता है वो परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हिस्टामिन, नेचर ने अगर हिस्टामिन को वेसोडाइलेशन इफेक्ट करवाया है, आर्टरी को डायलेट करवा रहा है, तो उसके पीछे के कंसेप्ट पे जाइए। अब यहीं पर आपका है, यहीं पर आपका फिजियोलॉजी खत्म, यहीं पर आपका पैथोलॉजी खत्म, और यहीं पर फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी तो सब्जेक्ट ही नहीं है। सच बताऊं तो फार्माकोलॉजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। फार्माकोलॉजी रटा रटाया ज्ञान है कि सर H1 ब्लॉकर ड्रग फर्स्ट जनरेशन में कौन है? तो डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजिन, ये सब याद कर लीजिए। सर H1 ब्लॉकर सेकंड जनरेशन में कौन सा है? तो सर टर्फेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन, एस्टिमिजोल, इबास्टिन, ये सब ड्रग आप पढ़ लीजिए। लोरेटेडिन, डेसलोरेटेडिन, रुपेटेडिन, ये सब ड्रग पढ़ लीजिए, रट डालिए, उसमें क्या ही पढ़िएगा। अगर डाइफेनहाइड्रामिन है तो है, उसमें क्या ही कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे। तो फार्माकोलॉजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। फार्माकोलॉजी तो रटा रटाया ज्ञान है कि भाई 50 वो ड्रग है, ये आपका 20 ड्रग है इस क्लासिफिकेशन का, इसको ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, निमोनिक्स अप्लाई कीजिए, जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। फिर ड्रग का पॉइंट पढ़ लीजिए, और ड्रग का पॉइंट भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर हम H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो सर परमेबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम H1 ब्लॉकर को ब्लॉक करेंगे तो सर वेसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट मिलेगा। अगर हम H1 रिसेप्टर को टारगेट करेंगे तो सर परमेबिलिटी कम होगी, तो इन्फ्लामेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये तो अंडरस्टूड हो जाता जब हम फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जब हम पैथोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूं कि फार्माकोलॉजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, नहीं है वो सब्जेक्ट। ड्रग है, याद करना है, वो तो बस याद करना है उसको। सर कंसेप्ट तो पूरा फिजियोलॉजी में है, पूरी पैथोलॉजी में है। और अगर बगैर फिजियोलॉजी और बगैर पैथोलॉजी का फार्माकोलॉजी में एंटर कर रहे हैं तो फिर से मैं कह रहा हूं क्वालिफाई कर जाएंगे, रैंक भी आपकी अच्छी आ जाएगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि सर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है तो कैसे करता है, और अगर इंक्रीज करता है तो सर होता क्या है। ये पॉइंट तब समझ में आएगा जब आप इसको समझेंगे। तो यहां पर फिर क्या होगा? तो सिर्फ जितने भी WBC हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं ब्लड के अंदर में, ये सब कहां पर आएंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, बॉडी में एक रिस्पॉन्ड डेवलप करेंगे कि सर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, इसको रिकवर करने की कोशिश कीजिए। या तो आप ड्रग ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, और या तो बॉडी खुद ही इस मैकेनिज्म से इसको हील करेगा। क्लियर? आर्टरी डायलेट होगा जी, आर्टरियो डायलेशन इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, कैपिलरीज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे गौरव। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही करेगा। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का काम ही यही है। ठीक है, वेसो डायलेशन तो सर प्रेशर डिक्रीज होगा ना। अरे भाई मेरे दोस्त, सीबीएस से बाहर आकर के ऑटोक्वाइड पे आइए। जो सीबीएस वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है ना, ब्लड प्रेशर लो कब होता है? जब वेसोडाइलेशन होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि सर बीपी लो होती है। राजदीप, पता नहीं कितने बच्चों का मैसेज आ रहा है, अरे सर हम तो बहुत अच्छा पढ़ाई किए हैं। बिल्कुल पढ़े हो दोस्त। वेसोडाइलेशन होने से ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ये आपने पढ़ा है, लेकिन कहां पर? कहां पर? क्या कैपिलरीज वाले रीजन में? क्या कैपिलरीज वाले रीजन से बीपी को मेजर किया जाता है? ये बताओ पहले। ब्लड प्रेशर कहां मेजर करते हो? जो 120/80 जो आप सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक mm ऑफ एच जो याद करते हो, वो क्या कैपिलरीज का याद करते हो? कहां याद करते हो ये बताओ। कैपिलरीज का प्रेशर आप मेंटेन करते हो क्या? 120/80 जो प्रेशर होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो किसका होता है? कैपिलरीज का। पढ़ा है क्या आपने?
अरे कैपिलरीज में पढ़ा है क्या कि सर कैपिलरीज में वेसोडाइलेशन होने से कैपिलरीज का प्रेशर कम हो जाता है। कैपिलरीज का प्रेशर क्या हमारा हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन या नॉर्मल ब्लड प्रेशर डिसाइड करेगा क्या? कहां, फिर से मैं वही कहता हूं, इसीलिए मैं अब वो सब गायब हो गए जिनका आ रहा था ना ये कमेंट, अब वो गायब हो गए हैं, अब उनका कोई कमेंट नहीं आ रहा है। अरे मेरे दोस्त यहां पर इसको मीजर करोगे ना बीपी के लिए, उसका अलग कंसेप्ट है। जो हम पढ़ते हैं ना वेसोडायलेशन, अगर अभी मैं आपसे पूछ लूं ना केवल कि वेसोडायलेशन कैसे बीपी को कम करता है, तो भी परेशान हो जाओगे, तो भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका, तो भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मैं बिल्कुल मुझे पता है कि नहीं होगा कंसेप्ट क्लियर। अगर मैं पूछ दूं कि ठीक है भैया ये ब्लड वेसल्स है, इसको हमने डायलेट कर दिया, बताओ भाई बीपी कैसे कम हो गया, इसका कंसेप्ट क्या है, नहीं पता होगा आपको। ये पता होगा कि ब्लड वेसोडाइलेशन देने के कारण सर बीपी लो हो जाएगा, हाइड्रोलाजिन यूज कर लीजिए सर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज कर लीजिए सर, डाइजॉक्साइड यूज कर लीजिए सर, मिनोक्सिडिल ड्रग यूज कर लीजिए, रट लिए होगे, बिल्कुल रटा रटाया ज्ञान होगा, समझो ना उसको। क्लियर? नहीं, आर्टरियो डायलेशन इफेक्ट देता है, कैपिलरीज के परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है हिस्टामिन, हिस्टामिन में जाकर के पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास ओवर करते हैं, दूसरा जो केस होगा ना ब्लड वेसल्स का, वो कल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जिनको कोई डाउट समस्या परेशानी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी ऐसे ही काम करेंगे। अरे तो क्या हो जाएगा, मास्ट सेल बेसोफिल है वहां पर, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, ये रिलीज होंगे ना यहां पर। और जो भी रीजन होगा, अगर कोई माइक्रोब्स के कारण इंजरी होगा तो उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या करेंगे, किल करेंगे। वेसल डायलेट होगा तो डायमीटर ऑफ वेसल्स बढ़ेगा तो सिंपली प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल मुबारक हो, धन्यवाद कमल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके कंसेप्ट के लिए। इसमें कंसेप्ट ही क्या है सर, बिल्कुल धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, ठीक है। हाँ भाई, परमिबिलिटी इंक्रीज होगा ना हिस्टामिन एगोनिस्ट देंगे तो, बिल्कुल होगा। हिस्टामिन ऑटोक्वाइड पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कीजिए, पढ़ लिए होंगे आपने पहले। अब क्या है, अब तो टाइम ही नहीं है, अब तो जीपैट आने वाला आपका एग्जाम, अब तो क्वालिफाई कीजिए पहले, है ना। पहले तो क्वालिफाई करने के लिए ही सोचिए, जहां जितना मिल रहा है उसका वो कवर कीजिए, मैराथन के अकॉर्डिंग रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बता देंगे उम्र कभी और, है ना, कैसे वेसोडाइलेशन बीपी को। रास पढ़े होगे ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसी में कंसेप्ट है वो, रास में ही है वो कंसेप्ट, उसी से क्लियर हो जाएगा आपको, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर पैथोफिजियोलॉजी में वो टॉपिक आएगा तो अपन जरूर कवर करेंगे उसको, ठीक है ना, परेशान मत होइए। लेकिन बस मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज पढ़े, कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ये इंसिडेंस हो गया कि सर सेल इंजरी हुआ, अब आपको पता है, अब हिस्टामिन का ना ये वाला फंक्शन तो कभी भी नहीं भूलोगे कि भैया कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि इंसिडेंस से आपने पढ़ा, इसको रटा नहीं है, इसको रटा नहीं है आपने कि लो भाई रट लो कि हिस्टामिन क्या करेगा परमेबिलिटी में, तो कैपिलरीज परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ये आपने रटा नहीं है, इसको इंसिडेंस से आपने पढ़ा, ये हमेशा याद रहेगा। तो यही होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट से जब हम पढ़ते हैं ना तो याद रखना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। और जब हम रट करके डायरेक्ट पढ़ते हैं ना कि हमने एक पीपीटी लिया और उसको रटा दिया कि भैया H1 रिसेप्टर ये काम करेगा, तो उस केस में आपको क्या होगा, फिर परेशानी होगी, रटोगे भूलोगे, रटोगे भूलोगे, कंफ्यूज होगे। क्लियर?
क्लियर? बिल्कुल शिवा, कर सकते हैं, कह सकते हैं। वैसे मास्ट सेल, सपोर्टिंग सेल होते सब। एक ये बताइए, एक सेल है, उस सेल में सब कुछ है, जो सेल दिखाई नहीं देता है उस सेल के अंदर कैपिलरीज है। तो बहुत ज्यादा इन सब में गैप नहीं है जी। नहीं दिखने वाले सेल के अंदर सर कैपिलरीज है, और उस कैपिलरीज के सराउंडिंग इतने सारे सेल हैं, पैरेन्काइमल सेल, सपोर्टिंग सेल। तो ये ऐसा नहीं है कि सर ये इस कमरे में ब्लड वेसल है और उस कमरे में सर कैपिलरीज है, ऐसा थोड़े ना हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये तो हम इसको जूम करके पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा वास्ट जा करके पढ़ रहे हैं। अदरवाइज है सब कॉमन, है सब कॉमन ही ना, एक ही जगह पर है भाई। ठीक है, यस बताया तो आप ही का कमेंट का तो आंसर दिया मैं। हाँ कार्तिक, क्लासेस तो लग रही है ना, बताया तो यस। अभी मैराथन के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, अभी महा मैराथन चरण है, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज कीजिए। अब ज्यादा मत ये कीजिए अपने ऊपर, है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए, ठीक है ना। बाकी पढ़ने का और भी टाइम मिलेगा, नाइपर में जाएंगे, जीपीटी क्वालिफाई करेंगे, वहां भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इन्फ्लामेशन में और क्या हो सकता है, तो सर रेडनेस हो सकता है, सर्कल बन सकते हैं, अपन वो 3 व्हील्स वाला जो कंसेप्ट है वो भी आगे पढ़ाएंगे। सिम्टम्स क्या क्या होगा राजदीप, अभी हमने और कोई सिम्टम्स बताया ही नहीं कि इन्फ्लामेशन का क्या क्या है सेल स्वेलिंग के अलावा, ठीक है ना, आगे अपन पढ़ेंगे। ईडीआरएफ एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्स फैक्टर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को तो वही रिलीज करता है ना जी, ईडीआरएफ नहीं तो करता है अखिलेश। नाइट्रिक ऑक्साइड को कौन करा, ईडीआरएफ वेसोडाइलेशन इफेक्ट कोज करेगा एंडोथेलियल लेयर से, ठीक है। ये सब्जेक्ट इंटरेस्टेड था, पता नहीं था, ये इंटरेस्टेड नहीं है, कंसेप्चुअल है। जिसको पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी मतलब एचएपी, और पैथोलॉजी है, जिसको ये दोनों सब्जेक्ट पे कमांड है ना, उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर फार्माकोलॉजी में केवल क्लासिफिकेशन याद करना है उसको, और कुछ नहीं। यही है सब्जेक्ट एक्चुअली में, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट है आपका बस, ठीक है। ठीक है दीपिका शर्मा, कोशिश करेंगे फिर कभी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, समझिए, कल अपन दूसरे केस को समझेंगे, या तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे इन्फ्लामेशन को आपके स्लाइड से, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को कराने में।